हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो क्रीप शो सीजन 4 का आखिरी पार्ट, जिसमें आप देखोगे आखिरी 2 एपिसोड्स यानी कि लास्ट 4 टेल्स। पिछले एपिसोड, सीजन्स या फिर मूवीज आपने नहीं देखी तो पूरी प्लेलिस्ट चैनल पर अवेलेबल है, आराम से देख लेना, निराश नहीं होगे। तो ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। नाइन टेल का नाम है समथिंग बर और समथिंग ब्लू। ये कहानी है फ्रैंक नाम के एक अमीर बूढ़े आदमी की, जो कि फिलहाल तो अकेला रहता है। और फ्रैंक का रोल किया है टॉम एटकिंस ने, जिन्हें हमने क्रीप शो मूवी में भी देखा था। फ्रैंक अपनी इकलौती बेटी एलिसन को एक लेटर लिखता है कि अब मेरी उम्र हो चुकी है, क्या पता मैं कब मर जाऊं, तो मरने से पहले मैं एक बार तुम्हें देखना चाहता हूं। अपने किए के लिए वो सॉरी बोल रहा था, और जो भी गलती उसने की उसके बदले वो एलिसन को कुछ देगा, ताकि बिना गिल्ट के चैन से मर सके। अब एलिसन जो है वो 15 सालों से अपने डैड से नहीं मिली, जब से इसकी माँ की डेथ हुई थी। माँ के मरने के बाद इसे अपने डैड की सबसे ज्यादा जरूरत थी, पर इसके डैड ने इसे और ज्यादा अकेला कर दिया था बोर्डिंग स्कूल भेजकर, और यही वो गलती है जिसकी माफी वो चाहता है। फिलहाल एलिसन रहती है अपने मंगेतर रायन के साथ, और जीवन इनका बहुत टफ है क्योंकि पैसे इनके पास है नहीं। तो अमीर बाप अगर खुद बुला रहा है कुछ देने के लिए तो मिलना तो पड़ेगा ही। हालांकि एलिसन का मन नहीं था, लेकिन रायन का जरूर था। उसने कैसे भी करके एलिसन को मना लिया। फिर वो दोनों फ्रैंक के बंगले पर पहुंचे, जहां पर फ्रैंक ने बड़े अच्छे से दोनों का वेलकम किया। एलिसन तो गुस्से में थी, लेकिन रायन वहां की चकाचौंध देखकर हैरान था। वो तीनों नाश्ता करने बैठे और सब कुछ काफी स्वीट चल रहा था। तभी एलिसन सीधा मुद्दे पर आ गई। वो बोलती है कि हम नाश्ता करने नहीं आए, पॉइंट की बात बताओ। तो फ्रैंक कहता है कि मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ, मेरे पास 1 महीना बचा है, उसके बाद मैं नहीं बचूंगा। तो मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों 3 हफ्ते के अंदर शादी कर लो, 27 जून को, वो भी यहीं पर। सारा खर्चा मैं दूंगा, और फिर जब मैं मर जाऊंगा तो ये सारी जमीन और प्रॉपर्टी भी तुम्हारी हो जाएगी। बस इतना मैं करना चाहता हूँ। ये सुनकर रायन तो पूरा का पूरा हिल गया, लेकिन एलिसन ने तो सीधा मना कर दिया, जिससे वो दोबारा हिल गया। तो फ्रैंक भी एलिसन को आईना दिखाने लगा कि तुम्हें पैसों की जरूरत है, और बिना कुछ किए मिल भी रहा है, फिर भी ये हाल है। ये सुनकर एलिसन तो उठकर चली गई, लेकिन रायन जानता था कि फ्रैंक सच बोल रहा है। फ्रैंक उसे एक सीक्रेट रूम तक लेकर गया, जिसका दरवाजा हेविली लॉक था। उसके अंदर एक पिट थी जिसे अच्छे से कवर कर रखा था, क्योंकि उसके अंदर रहता एक मिनोकावा, एक ऐसा क्रिएचर जो सदियों से धरती के नीचे रह रहा है, और जब भी वो ऊपर आता है तो होता है भारी विनाश, जैसा कि एक बार हो भी चुका है। ये बता रही है वहां पर लगी न्यूज़पेपर कटिंग। एक भूकंप आया था जिसमें हजारों जानें गई थी, पर फ्रैंक के मुताबिक वो कोई भूकंप नहीं था, बल्कि मिनोकावा था। कोई उसे फीड करना भूल गया था, इसलिए वो ऊपर आ गया, और फिर उसने हजारों इंसानों को मारा। फ्रैंक जब 16 साल का था तब से इसकी देखभाल कर रहा है, यानी कि ये इसे खाना खिलाता है, और इससे पहले खिलाते थे इसके पूर्वज। अब क्योंकि ये मरने वाला है तो इसे भी ऐसा कोई चाहिए था जो इसके जाने के बाद इस मिनोकावा को फीड करता रहे, और वो होगा रायन। ये शर्त भी फ्रैंक ने उसके सामने रख दी, क्योंकि एलिसन तो इस बारे में कुछ जानती नहीं। अब मिनोकावा को खाने में चाहिए क्या, ज्यादा कुछ नहीं, बस एक जिंदा इंसान, वो भी 15 साल में एक बार, एक ही तारीख को, क्योंकि उस एक इंसान को पचाने में उसे 15 साल लग जाते हैं, और तब तक वो शांत रहता है। अगर ना खिला पाए या खिलाना भूल गए तो वो खुद ऊपर आकर सबको मार देगा। तो इससे पता चलता है कि 15 साल पहले एलिसन की माँ कैसे मरी थी। फ्रैंक ने उसे मिनोकावा को खिला दिया था, क्योंकि और कोई इसे मिला नहीं होगा, और जो गलती इसके बड़ों ने की थी वो ये करना नहीं चाहता था। इसी वजह से इसने एलिसन को खुद से दूर कर दिया, पर आज अपने स्वार्थ के लिए फिर से बुला भी लिया। अब जिस तारीख को मिनोकावा खाना खाता है वो है 27 जून, वही तारीख जिस दिन इन दोनों को शादी करनी होगी। तो शिकार ढूंढना भी ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। इस बार उसे खाना खिलाएगा रायन, अगर इसे ये सारी प्रॉपर्टी चाहिए तो। शादी में आने वाले किसी भी मेहमान को ये फंसा सकता है, उसमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। लेकिन एक इनोसेंट पर्सन को बिना बात के सैक्रिफाइस कर देना रायन को ठीक नहीं लग रहा था। हाँ, लेकिन अगर इस सारी सुख सुविधा के सामने देखा जाए तो एक बार सोचा जा सकता है। ये बोलकर वो चल दिया। दोनों वापस अपने रूम पर पहुंचे, जहां पर काफी ज्यादा सोचने के बाद रायन ने डिसाइड किया कि वो ये काम करेगा। हालांकि इस बारे में उसने एलिसन को कुछ भी नहीं बताया। वो अब भी अड़ी हुई थी कि मैं तो ये शर्त नहीं मानूंगी, लेकिन इस बार भी रायन ने उसे मना लिया। 27 जून को दोनों की शादी हो रही थी, जिसमें बाकी सब तो एंजॉय कर रहे थे, लेकिन रायन ढूंढ रहा था कोई शिकार, जिसके गायब होने से किसी को कोई खास फर्क ना पड़े। और आखिर में उसने चूज किया अपने कजन डैरिल को, जिससे वो नफरत करता है। फ्रैंक ने उसे बेहोशी की दवा दी, जिसे उसने डैरिल के ड्रिंक में मिला दिया। डैरिल के वो ड्रिंक पीते ही आधा काम तो हो चुका था, बाकी आधा रायन ने कर दिया, उसे पेट तक ले जाकर। हालांकि रायन अब भी सोच रहा था कि ये काम करे या ना करे, पर इससे पहले कि वो ज्यादा सोच पाता, डैरिल खुद ही पीछे लुढ़कने लगा। रायन ने उसे
उसे बचाने की कोशिश की, पर रायन के हाथ में रह गई सिर्फ उसकी बेल्ट। अब ये खुद को दिलासा दे सकता है कि मैंने तो बचाना चाहा था, लेकिन गिरा तो वो इसी की वजह से। इसी ने ड्रिंक में कुछ मिलाया, फिर यही उसे यहाँ पर लेकर आया। बेहोशी में वो लुढ़क गया तो गलती इसी की है। इसके बाद फ्रैंक और रायन इस मोमेंट को सेलिब्रेट कर रहे थे। तब फ्रैंक को पता चला कि रायन ने वो दवाई इसकी ड्रिंक में भी मिला दी थी, क्योंकि वो वहीं पर बेहोश हो गया। फिर रायन उसे लेकर गया एक पुराने से घर में, जो कि इसका खानदानी घर है। अब ये खंडर बन चुका है उसी भूकंप की वजह से, जो कि असल में भूकंप नहीं था। इसके ग्रैंड पेरेंट्स फ्रैंक से भी ज्यादा अमीर थे, क्योंकि उनके पास भी एक मिनोकावा था जिसे वो फीड करना भूल गए थे। तो वही उस दिन बाहर निकला था और उसी ने सारी तबाही मचाई थी। यानी कि फ्रैंक के पास जो मिनोकावा है वो एक बच्चा है, ये पता चलता है पिट का साइज देखकर, जबकि रायन के पास जो मिनोकावा है वो उस बच्चे की माँ है, यानी साइज में कहीं ज्यादा बड़ी, और उसे फीड करता है रायन। इसका मतलब कि रायन अब से माँ और बच्चे दोनों को फीड करेगा, क्योंकि फ्रैंक तो अब मरने वाला है। बच्चे को तो खिला दिया, अब माँ भी तो खाएगी। रायन का ये सीक्रेट एलिसन पहले से जानती थी। फिर फ्रैंक ने अपना सीक्रेट रायन को बताया, तो रायन ने वो एलिसन को बता दिया, और जिस तरह इन दोनों ने ये पूरा प्लान बनाया जिसमें ये प्रॉपर्टी भी लेंगे और साथ में एलिसन का बदला भी। रायन ने उसे पिट में फेंक दिया, जहाँ पर ये काफी बुरी मौत मरेगा। पहले तो शायद आराम से मर जाता, पर अब मिनोकावा इसे धीरे धीरे पचाएगा। अगर ये जवान होता तो 15 साल मिनोकावा के पेट में सड़ता, और अब तो जल्दी दम तोड़ देगा। खैर इसके बाद ये दोनों वापस अपने नए घर में पहुंचे, जहाँ पर ये ऐश करेंगे ऐसा उन्हें लग रहा था। वो तो अपने में मस्त थे कि तभी घर से बाहर आया डैरिल, वो भी जिंदा। यानी कि ये पेट से बाहर आ गया और अब 12 भी बज गए, यानी कि मिनोकावा अब बाहर निकलेगा। एलिसन और रायन तो वहां से भागने लगे, पर तभी मिनोकावा ने बाहर आकर उन पर अटैक कर दिया, और इसी के साथ ये टेल हुई खत्म। तो इसमें मोरल ये था कि चालबाजी करने वालों पर चालबाजी उल्टी भी पड़ जाती है। पहले फ्रैंक ने की उन दोनों को बुलाकर और सोचा कि वो फंस गए, फिर उन दोनों ने की उल्टा फ्रैंक को फंसाकर, लेकिन आखिर में वो दोनों भी फंस गए। चालबाजी करने वाला ये सोचता है ना कि मैं तो सबसे शातिर हूँ, मेरे आगे कोई है क्या। तो यही इसमें दिखाया गया कि कहीं से कुछ भी आ सकता है, कोई भी चालाकी अननोटिस नहीं जा रही, एक बार में सारी निकल जाएगी। 10वीं टेल का नाम है डूडल्स। ये कहानी है एक यंग कार्टूनिस्ट एंजेला की, जो कि टाइमलेस मैगजीन के लिए काम करना चाहती है। टाइम मैगजीन का स्पूफ है। तो एंजेला उनके ऑफिस पहुंची अपना काम दिखाने, और वहां पर लंबी लाइन थी जिसमें उसे मिली एक सीनियर कार्टूनिस्ट सोनिया, जो कि इस मैगजीन की भी खास है। एंजेला ने उसे अपना काम दिखाया ताकि वो थोड़ी गाइडेंस दे, लेकिन सोनिया बोली कि ये तो बेकार है। उसने सीधा सीधा एंजेला का मनोबल तोड़ दिया। फिर वो चली गई अंदर मैगजीन के सीईओ रॉजर से मिलने। इतने में एंजेला को खुद पर इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी बेस्ट ड्राइंग फाड़ कर फेंक दी, क्योंकि सीनियर ने बोला है तो बेकार ही होगी, वो झूठ क्यों बोलेगी। फिर जब उसका नंबर आया तो अंदर जाते ही उसे मिला उसके स्कूल का दोस्त कैल्विन, जो कि रॉजर के लिए ही काम करता है। रॉजर ने उसका काम देखा, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। फिर उसने सोनिया का काम दिखाकर बोला कि कुछ ऐसा बनाओ, ये हमें चाहिए। और सोनिया की ड्राइंग देखकर एंजेला पागल हो गई, क्योंकि वो एंजेला की ही ड्राइंग थी जिसे सोनिया ने बेकार बोला था, और खुद अंदर आकर वही ड्राइंग चेप गई। तो इसका काम उसने चुरा लिया, और अब मालिक इसे ही सुना रहा है कि ऐसा काम करो, जबकि काम वो इसी का है, पर ये कुछ बोल नहीं सकती। ट्रस्ट मी, ये फीलिंग मैं समझता हूँ। यहाँ पर एंजेला को इस दुनिया का थोड़ा सा अनुमान लगा, पर इसे वो सह नहीं पाई। घर जाकर वो फोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी, और उसकी माँ ने एक शैंपेन भेजी थी जिसे तब खोलना है जब इसे काम मिल जाएगा। इसी बीच टाइमलेस मैगजीन में ही उसे सोनिया की फोटो मिल गई, और कुछ तो वो कर नहीं सकती, इसलिए उसी के ऊपर ड्राइंग करके अपनी भड़ास निकालने लगी। सोनिया के आसपास उसने चूहे बना दिए जो उसकी आंखों को खा रहे थे, क्योंकि आंखों से ही वो सबका काम चुराती है। फिर अगली सुबह एंजेला के पास कैल्विन का मैसेज आया कि नई ड्राइंग्स लेकर ऑफिस आ जाओ, रॉजर फिर से तुम्हारा काम देखेगा। एंजेला पूछती है कि तुम तो सोनिया के साथ जा रहे थे। तब कैल्विन उसे बताता है कि सोनिया तो कल रात मर गई और उसकी आंखों को चूहों ने खा लिया, सेम वैसे ही जैसे इसने ड्राइंग में बनाया था। अब एंजेला को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हुआ, पर बिना ज्यादा सोचे वो पहुंची रॉजर के पास, और इस बार रॉजर उसके काम से इम्प्रेस था। वो उसे लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट दे रहा था, लेकिन बदले में एंजेला को भी कुछ करना होगा, वो भी एकदम अभी। इसे कैल्विन को जॉब से निकालना होगा। रॉजर उसे काम से निकालने वाला था, पर अब ये काम करना होगा एंजेला को। टर्मिनेशन लेटर में जो भी लिखा है वो इसे कैल्विन को बोलना होगा, तभी ये जॉब इसे मिलेगी। अब इसके ऊपर है या तो करियर चुन ले या फिर दोस्ती। एंजेला ने थोड़ा सोचा और फिर वो बोली कि मैं ये नहीं कर सकती, तो रॉजर ने भी उसे अलविदा बोल दिया। फिर उसी बिल्डिंग के बार में बैठकर वो रॉजर की फोटो पर ड्राइंग करने लगी। उसने रॉजर के सर को खून से भर दिया, और ये सब बारटेंडर भी देख रहा था। तभी अचानक रॉजर ऊपर से गिरा और उसका सर सच
में खून से भर गया, बल्कि सर बचा ही नहीं। इसकी ड्राइंग फिर से सच हो गई। अब ये कोई इत्तेफाक तो हो नहीं सकता, इसके पास ये गिफ्ट है। ये बात वो भी समझ गई और गुस्से में ये और बुरा ना कर दे, इसलिए उसने सारे कलर्स फेंक दिए। फिर कुछ दिन बाद वो कैल्विन को बाय बोलने गई, क्योंकि वो शहर छोड़कर जा रही थी। पर कैल्विन ने उसे बताया कि अब वो एंजेला को फुल टाइम काम देगा, क्योंकि अब वो बन चुका है नया सीईओ। कहाँ तो रॉजर इसे जॉब से निकाल रहा था और कहाँ इसे रॉजर की जॉब मिल गई, वो भी एंजेला की वजह से। जॉब मिलने से एंजेला भी काफी खुश थी, क्योंकि अब इसकी नई लाइफ स्टार्ट होगी। कैल्विन उसे सब कुछ बता देता है कि रॉजर अचानक से मर गया, फिर कंपनी को कोई चाहिए था जो उसकी जगह ले सके, तो मुझे रख लिया। और रॉजर के मरने की बात सुनकर एंजेला हैरान होने का नाटक कर रही थी, जैसे वो कुछ जानती नहीं। और उसके जाने के बाद बारटेंडर ने कैल्विन को बताया कि रॉजर एंजेला के सामने ही मरा था। उसने कैल्विन को वो मैगजीन भी दी जिसपे रॉजर की भी ड्राइंग थी और सोनिया की भी, जिन्हें देखकर कैल्विन काफी कुछ समझ गया। इधर एंजेला ने घर पहुंचकर वो शैंपेन खोल दी थी जो इसकी माँ ने भेजी थी, पर तभी कैल्विन भी वहां पर आ गया। उसे जवाब चाहिए थे जो एंजेला को देने नहीं, क्योंकि फिर वो मर्डरर साबित हो जाएगी और करियर के साथ इसकी लाइफ भी खराब हो जाएगी। सवालों से बचने के लिए वो बेडरूम में जाकर लॉक हो गई, पर कैल्विन फिर भी गया नहीं। वो उसे बाहर आने के लिए बोल रहा था और एंजेला को लग रहा था कि कैल्विन सब कुछ खराब कर देगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? कैल्विन से बात करना नहीं, उसकी फोटो पर डूडल बनाकर उसे भी मार देना। यही एंजेला ने किया। कैल्विन के गले में उसने टूटी हुई बोतल घुसा दी। तभी वो शैंपेन बोतल उसके पास से गायब हो गई और बाहर कैल्विन नीचे गिर गया। उसका खून अंदर आते देखकर एंजेला ने दरवाजा खोला और तब तक वो मर चुका था। और अचानक से एंजेला भी सुन हो गई, क्योंकि कैल्विन की फोटो के पीछे फोटो थी एंजेला की, और एंजेला ने पेन को ज्यादा ही जोर से घिस दिया था, इसलिए वो डूडल इसकी फोटो पर भी छप गया, जिस वजह से इसका भी वही हाल हुआ जो हुआ कैल्विन का। एंजेला का गिफ्ट भी उसी के साथ चला गया और इसी के साथ ये टेल हुई खत्म। तो इसमें मोरल ये था कि अपने गिफ्ट को, अपने स्किल या टैलेंट को सोच समझकर यूज करो। वैसे तो गुड वे में ही यूज करना चाहिए, लेकिन अगर आपको किसी का भला नहीं करना तो बुरा भी क्यों करना। आपके साथ बुरा होता है इसलिए, पर आप तो स्पेशल हो, वो लोग तो स्पेशल है नहीं। जैसे एंजेला भी अपने गिफ्ट से काफी कुछ अच्छा कर सकती थी। किसी नीडी पर्सन के ऊपर कपड़े ड्रॉ कर सकती थी, किसी के हाथ में खाना ड्रॉ करती, पर ये तो उसने सोचा ही नहीं, क्योंकि दुनिया ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। लेकिन दुनिया तो है ही ऐसी, कुछ अच्छा उगता देखकर सोचती है कि इसे तो काट लो। कटोगे या नहीं वो आपके ऊपर है। 11 टेल का नाम है जॉर्ज रोमेरो इन 3D और इसके डायरेक्टर हैं ग्रेग निकोटेरो। ये कहानी है बुक स्टोर ओनर सारा की, जिसकी दुकान कोई खास अच्छी नहीं चल रही, क्योंकि ये ऑनलाइन बिजनेस नहीं करती। ऊपर से दुकान का जो मालिक है मिस्टर कूपर, उसने किराया डबल कर दिया। अब या तो ये डबल किराया दे दे या फिर एक हफ्ते के अंदर दुकान खाली कर दे। इसी बात को लेकर सारा परेशान थी और ये बात उसका बेटा मार्टिन भी जानता है। सारा ने डिसाइड किया कि और कुछ तो वो कर नहीं सकती, तो मजबूरन उसे अपनी एम्प्लॉय डॉन को जॉब से निकालना होगा, जिसे मार्टिन पसंद करता है। सारा ये करना तो नहीं चाहती, लेकिन करना पड़ेगा। अब जो भी रेफरेंसेस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। स्टोर के अंदर आप पढ़ सकते हो स्टीफन बाकमैन, जो कि रेफरेंस है स्टीफन किंग का, जो क्रीप शो मूवी के राइटर थे। स्टीफन किंग का पेन नेम था रिचर्ड बाकमैन, और ये टेल जॉर्ज रोमेरो को ट्रिब्यूट है, जो क्रीप शो मूवी के डायरेक्टर थे। स्टीफन किंग और जॉर्ज रोमेरो ने ही क्रीप शो बनाई थी। मार्टिन नाम रेफरेंस है जॉर्ज रोमेरो की मूवी मार्टिन का, और डॉन नाम रेफरेंस है जॉर्ज रोमेरो की डॉन ऑफ द डेड का। स्टोर के अंदर जे स्ट्रैटन की किताबें भी हैं, जिसे आपने देखा था द हैट वाली टेल में। ये टेल उसी यूनिवर्स में बेस्ड है। खैर मार्टिन डॉन को ये बुरी खबर देने गया तो वो पुराने बॉक्सेस को साइड में लगा रही थी, और तभी उन्हें मिला एक सील्ड बॉक्स, जिसके अंदर थी जॉर्ज रोमेरो की हॉरर कॉमिक्स, जो कभी रिलीज नहीं हुई। यानी कि इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। इन्हें बेचकर ढेर सारा पैसा मिल जाएगा, जिससे स्टोर बड़े अच्छे से चल पाएगा और डॉन को भी निकालना नहीं पड़ेगा। ये बात मार्टिन ने बोल दी, जिससे डॉन को वो बुरी खबर मिल गई। कॉमिक्स के अंदर 3D ग्लासेस थे, जिन्हें मार्टिन ने पहना तो कॉमिक पर बना ज़ॉम्बी उसे मूव करते हुए दिखने लगा। उसे लगा कि ये 3D तो बहुत सही है यार। इन कॉमिक्स के बारे में उसने जाकर अपनी माँ को बताया, पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उनके स्टोर में आ गया एक कस्टमर। मार्टिन उसे अटेंड कर रहा था कि तभी अचानक वो चिल्लाने लगा, क्योंकि कोई इनविजिबल चीज उसे चीर फाड़ के खा रही थी। मार्टिन ने देखा कि ये तो सेम कॉमिक के कवर वाला सीन हो गया, और कवर पे जो ज़ॉम्बी था वो तो अब गायब है, क्योंकि वही उस कस्टमर को खा रहा है। कॉमिक से निकलकर वो रियल वर्ल्ड में आ चुका है, और उसे देखा जा सकता है सिर्फ उन 3D ग्लासेस की मदद से। अब आप समझे कि ये कॉमिक्स रिलीज क्यों नहीं हुई। सारा तो पूरी तरह कंफ्यूज थी, लेकिन वो ज़ॉम्बी इन्हीं की तरफ बढ़ रहा था, इसलिए मार्टिन जल्दी से सारा को सेलर में ले गया। फिर वो उसे सब कुछ बता देता है, लेकिन उसे ये सब मजाक लग रहा था। इसी बीच वो ज़ॉम्बी पहुंच गया डॉन के पास, जो कि ऑफिस में अकेली थी, और जाते जाते वो सेलर का दरवाजा भी लॉक कर गया। अब मार्टिन को किसी भी हाल में डॉन को बचाना था, और इसके लिए उसके दिमाग में आया एक आइडिया। जब ज़ॉम्बी कॉमिक से बाहर आ सकता है तो कोई और क्यों नहीं। इसी आइडिया के चलते उसने बाहर बुला लिया फादर ऑफ मॉडर्न ज़ॉम्बीज जॉर्ज रोमेरो को। उनसे बेहतर मदद कोई
कर ही नहीं सकता क्योंकि जॉनरा उन्हें ने बनाया। मार्टिन के लिए ये एक फैन मोमेंट था, पर उसकी माँ अब भी क्लूलेस थी। तब उसने वो 3D ग्लासेस अपनी माँ को पहना दिए और तब जाकर उसे सारी बात पर यकीन हुआ क्योंकि रोमेरो खुद उसके सामने खड़े थे और ये स्टोर पहले उन्हीं का ऑफिस था। उधर वो ज़ॉम्बी ऑलमोस्ट डॉन तक पहुंच चुका था और उसे डॉन ऑफ द डेड बना ही देता, पर इससे पहले मार्टिन और सारा वहां पर पहुंच गए और रोमेरो ने ऑफिस का फैन ऑन कर दिया जिसमें फंस कर उस ज़ॉम्बी का सर खुल गया और वो तो हो गया खत्म। पर इतने में वो कस्टमर भी ज़ॉम्बी बन चुका था और वो बिना ग्लासेस के भी दिखाई दे रहा था क्योंकि वो रियल लाइफ में ज़ॉम्बी बना। और रोमेरो के जो ज़ॉम्बीज होते हैं वो सीखते हैं, अडेप्ट करते हैं, इवॉल्व होते हैं। जैसे कि ये ज़ॉम्बी ग्लासेस पहनकर और भी ज़ॉम्बीज को बाहर बुला रहा था और कई सारे ज़ॉम्बीज बाहर आ भी गए। रोमेरो उन्हें बताते हैं कि ये ग्लासेस कर्स्ड हैं, इन पे किसी ने वूडू कर दिया था, पर ये जानकारी इन्हें थोड़ी देर में मिली। अब ज़ॉम्बीज उन पर टूट पड़े थे लेकिन रोमेरो उनके साथ थे। मार्टिन बोलता है कि आप एक हैप्पी एंडिंग लिख दो तो हम सब बच जाएंगे वरना अपोकलिप्स होकर रहेगा। तो रोमेरो ने जल्दी से अपना हाथ फाड़ा क्योंकि वो पेपर ही था और उस पे एक नई हैप्पी एंडिंग लिख दी कि ग्लासेस खत्म तो गोल्स खत्म। गोल्स यानी कि रोमेरो की भाषा में ज़ॉम्बीज। रोमेरो ने कभी ज़ॉम्बी वर्ड यूज नहीं किया था। फिर मार्टिन ने वो ग्लासेस तोड़ दिए जिससे सभी ज़ॉम्बीज गायब हो गए और डॉन मरते मरते बच गई और उनके साथ रोमेरो भी वापस चले गए। और तभी स्टोर में आता है कूपर, पर इस बार उसका वेलकम किया ज़ॉम्बी सारा ने जो उसे कच्चा ही चबा गई, यानी कि ज़ॉम्बीज के हाथों से नहीं बच पाई। इसी के साथ ये टेल हुई खत्म। तो इसमें मोरल ये था कि अगर बुरे वक्त में तुम्हें सही गाइडेंस मिल जाए तो तुम बुरे वक्त को बड़े आराम से हरा सकते हो। सीजन की आखिरी टेल का नाम है बेबी टीथ। ये कहानी है मिरांडा की जो कि अपनी बेटी शेल्बी के दांत निकलवा रही थी। मिरांडा शेल्बी की बहुत ज्यादा केयर करती है लेकिन शेल्बी को अपनी माँ सरा भी पसंद नहीं, वो उसकी एक भी बात नहीं मानती। मिरांडा के गले में लोहे का एक लॉकेट है और वही सेम लॉकेट वो पहनाती है शेल्बी को, वो भी बचपन से। शेल्बी का डैड इन्हें छोड़कर चला गया था और उसका ब्लेम भी ये डालती है अपनी माँ पे। ये उससे कभी ठीक से बात नहीं करती। खैर घर जाकर मिरांडा शेल्बी के बचपन वाले रूम में पहुंची जो कि आज तक भी सेम वैसा ही है। दूर से देखोगे तो सुंदर लेकिन पास से देखोगे तो क्रीपी, क्योंकि उसके बेड पर रखी है एक लोहे की पुरानी सी कैंची और बेड के ऊपर भी कील वगैरह लटकी हुई है, यहाँ तक कि उसके कपड़ों के ऊपर भी कीलें लगा रखी हैं। मिरांडा अपनी फैमिली एल्बम देख रही थी जिसमें सभी लेडीज ने वही सेम लॉकेट पहना हुआ था, यानी कि ये इनकी फैमिली में काफी पहले से चलता आ रहा है। शेल्बी के दांत उसने एक बॉक्स में रख दिए जिसमें शेल्बी के पहले के टूटे हुए सारे दांत भी मौजूद थे और बॉक्स के ऊपर बनी हुई है एक टूथ फेरी। इससे पता चलता है कि ये शेल्बी की सारी चीजों को जमा करती है। दांतों के साथ उसने शेल्बी के बचपन वाले बाल भी उसी बॉक्स में रख दिए और उसे देखकर साफ पता चलता है कि ये शेल्बी को खोना नहीं चाहती, इसे पक्का किसी बात का डर है। बॉक्स को अलमारी में रखकर वो चली गई लेकिन उसके जाते ही वो बॉक्स ग्लो करने लगा। अपने आप वो नीचे गिरा और फिर शेल्बी के दांत, बाल और कपड़े जमा करके बनने लगी एक अजीब सी डिफॉर्म बच्ची। आवाज उसकी बच्चों जैसी थी लेकिन देखने में वो बच्ची नहीं लग रही। यह टूथ फेरी। उसने पूरा रूम तहस नहस कर दिया। खैर इसी बीच उनके घर आई शेल्बी की दोस्त कैटलिन जिसके साथ रहने से इसकी माँ मना करती है और हमने देख भी लिया क्यों। दोनों आराम से शराब पी रही थी और पिल्स भी खा रही थी। इसके बाद कैटलिन अकेले शेल्बी के बचपन वाले रूम में जाती है और वहाँ पर वो शिकार बन जाती है उसी बच्ची का। यहाँ पर हम भी उसे ठीक से देख पाए। टूथ फेरी का एक नया कॉन्सेप्ट। फिर जब ये दोनों माँ बेटी उस रूम में पहुंची तो रूम की हालत देखकर मिरांडा तो पहले परेशान हो गई, ऊपर से दांत गायब देखकर उसके होश उड़ गए। तभी उसने देखा कि शेल्बी ने वो लॉकेट नहीं पहना। असल में लोहा उस टूथ फेरी को दूर रखता है, पर अब तो शेल्बी फंस गई। उसे कैटलिन का फटा हुआ होठ मिला, फिर कैटलिन भी मिल गई। वो बच्ची भी वहीं पर छुप कर इन्हें देख रही थी। मौका मिलते ही उसने शेल्बी पर अटैक कर दिया और मिरांडा के सामने ही उसका जबड़ा उखाड़ कर खा गई। दांत कलेक्ट करने का इसका तरीका थोड़ा अलग है। खैर अब बारी थी मिरांडा की। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, पर उसके पास आने से पहले ही मिरांडा ने वो बॉक्स तोड़ दिया, जिससे वो बच्ची वहीं पर भस्म हो गई। लेकिन उसकी जगह प्रकट हो गई एक असली बच्ची। मिरांडा को उस पर काफी प्यार आया और अब ये इसे शेल्बी समझकर पालेगी। इसी के साथ ये टेल हुई खत्म। तो इसमें सीधा सा मोरल यही था कि कूल बनने के चक्कर में अपने माँ बाप को पागल मत समझो, तुम्हारे भले के अलावा वो चाहते क्या है। बस इसी के साथ ये चौथा सीजन भी एंड हुआ। अब अगला सीजन अगले साल आएगा या फिर नहीं, उसके बारे में अभी कुछ नहीं पता। जब कोई न्यूज आएगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा इंस्टा पर। फिलहाल आप ये बताइए कि इस वीडियो की सबसे बेस्ट टेल आपको कौन सी लगी, कौन सा मोरल सबसे सटीक था। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर देना और ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो ताकि यूट्यूब कोई चालबाजी ना कर सके। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। ऐसी टेल्स अगर आपको पसंद है तो आप हॉरर
एंथोलॉजी वाली प्लेलिस्ट देख सकते हो, उसमें मनोरंजन भी होगा और सीख भी मिलेगी। बाकी कई सारी नई मूवीज के ट्रेलर्स आ चुके हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि उन पर रिएक्शन कर दूं और ब्रेक डाउन भी हो जाएगा। तो अगर आप लाइव देखना चाहते हो तो सिटीजन जी एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब कर लेना, लिंक आपको मिल जाएगा नीचे। बाकी मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।